फिल्म की शुरुआत में हमें इराक के बगदाद शहर में स्थित एक चाइनीज़ ऑयल रिफाइनरी कंपनी को दिखाया जाता है, जहां पर कुछ भाड़े के सैनिकों द्वारा उस रिफाइनरी को बंद करवाने के लिए लगातार उसके कर्मचारियों पर जानलेवा हमले किए जा रहे थे। तो वहां पर फंसे लोगों को और उनके परिवार वालों को सही सलामत निकालकर ग्रीन जोन तक सेफ ले जाने के लिए फ्रैंक और उसकी टीम को उस रिफाइनरी में भेजा जाता है। फ्रैंक किसी समय आर्मी में एक स्पेशल सोल्जर हुआ करता था, लेकिन अभी वो प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी में अपनी सर्विसेज दे रहा होता है। अब वहां पहुंचकर फ्रैंक को ऑयल रिफाइनरी की डायरेक्टर प्रोफेसर चैंग मिलती है, जो फ्रैंक को बताती है कि यहाँ पर परिवार समेत लगभग 500 से ज़्यादा कर्मचारी हैं और हमें इन्हें जल्द से जल्द एक सेफ जोन में ले जाना होगा। ये सुनकर फ्रैंक उनकी तसल्ली के लिए उनसे कहता है कि आप फिक्र मत करो, हम सब आप लोगों को यहाँ से निकालकर ग्रीन जोन ले जाएंगे, जहाँ हमारे हेलीकॉप्टर खड़े रहेंगे। उसके बाद फ्रैंक अपनी टीम के साथ मिलकर मिशन की प्लानिंग शुरू कर देता है और ये पता लगाने की कोशिश करता है कि इन कर्मचारियों को सही सलामत ले जाने के लिए यहाँ की सबसे सेफ रोड कौन सी होगी। लेकिन इस रेगिस्तान में लगभग सभी जगहों पर हमले होने की वजह से कई सारे रोड बंद पड़ चुके थे, इसलिए वो ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें हाईवे ऑफ डेथ नाम के एक रोड से जाना होगा। हाईवे ऑफ डेथ एक ऐसी रोड है जहां पर खतरे की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं। हमले के समय दुश्मन सेना हमेशा इस रोड को बंद रखती है और इस रोड के आसपास कई जगहों पर लैंड माइन बिछाए गए हैं, इसलिए बिना सावधानी के कोई भी इस रोड पर मारा जा सकता है। लेकिन फ्रैंक फिर भी इसी रोड से जाने का निर्णय लेता है और सभी को तैयार होने के लिए कहता है। वहीं पास ही के एक गाँव में क्रिस का भाई हेनरी उसे पिछले किए गए किसी काम के बदले उसके हिस्से के पैसे देने आता है। तो क्रिस को पैसों को गिनता देखकर हेनरी क्रिस से कहता है कि तुम्हें इन्हें गिनने की ज़रूरत नहीं है। इस बात पर क्रिस उससे कहता है कि तुम मेरे भाई ज़रूर हो, लेकिन साथ ही साथ तुम एक चोर भी हो, इसलिए इन्हें गिनना ज़रूरी है। इसके बाद हेनरी क्रिस से एक और काम साथ में करने की बात कहता है, जिसमें उसको 5 गुना ज़्यादा पैसे मिलेंगे। असल में वो यूनिकॉर्प की डायरेक्टर चैंग के बेटे को किडनैप करना चाहता है, क्योंकि उसने हेनरी के दुश्मनों को हथियार सप्लाई किए थे, जिस वजह से उसके 5 आदमी मारे गए थे और वो रिफाइनरी के लोगों को रेस्क्यू किए जाने से पहले ये काम करना चाहता था। लेकिन क्रिस उसका साथ देने से मना कर देता है और वापस अपने गांव आ जाता है, जहां पर गांव के पानी का पंप खराब हो जाने की वजह से ओवेन नाम का एक आदमी उसे ठीक करने आता है और वो पाइपलाइन को चेक करके बताता है कि पंप खराब नहीं है, बल्कि यूनिकॉर्प वालों ने पानी की सप्लाई ही बंद कर दी है। फिर वो क्रिस को सुझाव देता है कि क्यों ना हम यूनिकॉर्प वालों से पैसे के बदले पानी की बात करें। लेकिन क्रिस को उसकी ये बात सही नहीं लगती। फिर भी वो उससे पूछता है कि कितने पैसे देने पड़ेंगे। ओवेन कहता है कि लगभग 80 लाख लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर तेल से भी कोई चीज़ अगर महंगी है तो वो है पानी। फिर क्रिस उससे जल्द कुछ करने को कहकर वहाँ से चला जाता है। अब वो रात को अपने भाई हेनरी की बात पर विचार करता है। वहीं अब अगली सुबह प्रोफेसर चैंग और उसका बेटा रिफाइनरी की सारी इन्फॉर्मेशन और कोड्स को एक पेन ड्राइव में स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद प्रोफेसर पेन ड्राइव और अपना बैग नैन्सी को सौंप देती है। लेकिन उसके बाद बसों का ग्रुप निकलने से पहले एक आदमी चुपचाप आकर बस पर एक क्रॉस का निशान लगाकर वहां से चला जाता है। वहीं नैन्सी को मजबूरी में फ्रैंक के साथ एक ही बस में बैठना पड़ता है, जो वो नहीं चाहती थी। असल में नैन्सी फ्रैंक की ही इकलौती बेटी होती है, लेकिन वो अपने पिता से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, क्योंकि जब वो छोटी थी तो उस समय उसकी माँ की डेथ हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हो गई थी। लेकिन फ्रैंक उस समय एक मिशन पे होने की वजह से अपने परिवार के साथ मौजूद नहीं था। लेकिन तभी बसों का ग्रुप हाईवे ऑफ डेथ पर पहुंच जाता है और वो देखते हैं कि उस रास्ते को पार करने की कोशिश में काफ़ी सारी गाड़ियां बर्बाद होकर यहाँ पर खड़ी हैं और ये भयानक नज़ारा काफ़ी दूर तक फैला हुआ था। बस नंबर 1 को फ्रैंक ड्राइव कर रहा था। तभी वो सामने देखता है कि 2 कार्स के द्वारा उनके रास्ते को बंद कर दिया गया है और ये देखकर फ्रैंक तुरंत अपने साथियों को अलर्ट करता है और तभी रास्ते पर बिछी हुई माइंस फट जाती हैं और सभी लोग डर जाते हैं। लेकिन फ्रैंक उनसे कहता है कि घबराओ मत, ये सिर्फ एक ट्रैप है, और आगे बढ़ता रहता है। अब कुछ ही दूर आगे जाने पर मौसम के साफ रहने के बावजूद भी उनके सामने होता है एक बहुत बड़ा सैंड स्टॉर्म। लेकिन फ्रैंक बिना रुके अपनी टीम को उसे पार करने को कहता है। लेकिन तूफान के अंदर पहुंचने के बाद फ्रैंक देखता है कि उनके कम्युनिकेशन सिस्टम अब काम नहीं कर रहे हैं, तो उसको महसूस होता है कि इस तूफान में ज़रूर कुछ गड़बड़ी है। तभी तूफान का फ़ायदा उठाकर हेनरी और क्रिस अपने भाड़े के गुंडों के साथ 2 बसों को हाईजैक कर लेते हैं। दरअसल गांव में पानी लाने के लिए क्रिस को पैसे चाहिए थे, इसलिए क्रिस अपने भाई हेनरी का साथ देने के लिए राज़ी हो गया था।
फिर तूफान से बाहर आकर फ्रैंक को पता चलता है कि तूफान के दौरान किसी ने उनकी 2 बसों को अगवा कर लिया है, जिसमें प्रोफेसर चैंग और उनका बेटा भी था। तभी फ्रैंक को टीम की एक मेंबर बताती है कि उसने एक बस को दूसरी दिशा की तरफ जाते हुए देखा था, जिसके बाद वो अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को रिबूट करते हैं और फ्रैंक बसों की तलाश करने के लिए एक हेलीकॉप्टर अपने लिए और एक दूसरा हेलीकॉप्टर अपनी टीम के लिए बुलवाता है। फ्रैंक अपने साथ अपनी बेटी नैन्सी को भी ले जाता है, क्योंकि पहले से ही उसे इस जगह के बारे में काफ़ी कुछ पता था। तभी उनको पहाड़ों के पीछे एक ट्रक दिखाई देता है जिस पर एक इंजन लगा हुआ था और इसी से रेतीला तूफान क्रिएट किया गया था। अब इस बात की खबर फ्रैंक अपनी टीम को देकर बसों को ढूंढने के लिए आगे निकल जाता है। आगे जाकर फ्रैंक को एक बस मिल जाती है और उस पर सवार उसकी साथी उसे बताती है कि हम पर अमेरिकियों ने पूरे प्लान के साथ अटैक किया था। उसकी बात सुनकर फ्रैंक दूसरी बस को ढूंढने के लिए निकल जाता है। साथ ही वो अपने कमांडर ली से 10 किलोमीटर की रेडियस स्कैन करके तेजी से जाती हुई किसी भी गाड़ी की जानकारी देने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ हेनरी सभी होस्टेजेस को बस से उतारकर अपनी गाड़ी में बैठाकर क्रिस के साथ ले जाने लगता है। हालांकि हेनरी का ये काम क्रिस को कुछ सही नहीं लग रहा था, क्योंकि हेनरी ने जिनको भी उठाया था वो ऐसे नहीं लग रहे थे कि उन्होंने उनके आदमियों को मारा होगा। तभी ली को क्रिस और हेनरी की गाड़ी मिल जाती है और वो उसकी खबर फ्रैंक को दे देता है। तभी फ्रैंक बाकी सभी बसों को सेफ जोन ले जाने का ऑर्डर देकर खुद ली के पास जाने के लिए अपनी हेलीकॉप्टर को उसकी तरफ घुमा लेता है। उधर ली हेनरी और क्रिस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो लोग ली के हेलीकॉप्टर पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे हेलीकॉप्टर एक पहाड़ी के दूसरी तरफ जाकर क्रैश हो जाता है। उसके बाद हेनरी क्रिस के साथ सभी होस्टेजेस को लेकर ठिकाने पर पहुंच जाता है, लेकिन गाड़ी से उतरते ही क्रिस हेनरी पर भड़क जाता है और उससे इस खतरनाक काम को देने वाले का नाम पूछता है। तभी उसके सामने ओवेन आता है और वो कहता है कि ये पूरा प्लान मेरा ही था, जिसे देखकर क्रिस हैरान हो जाता है। वो क्रिस को बताता है कि पिछले 16 साल से यूनिकॉर्प वालों ने हमें कुछ भी नहीं दिया, बस वो खुद अमीर होते गए, लेकिन अब ऑयल रिफाइनरी पर कब्जा करके हम उसको चलाएंगे और सारे पैसे भी हमारे होंगे। अब यहाँ पर प्रोफेसर चैंग को पता चलता है कि रिफाइनरी पर लगातार ओवेन ही हमले करवा रहा था। फिर ओवेन फ्रैंक को उससे दूर रखने के लिए क्रिस से एक डील करता है, लेकिन ओवेन की असलियत जानकर क्रिस उसके साथ काम करने से मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। तो ओवेन हेनरी को उसके भाई को रोकने के लिए कहता है, लेकिन क्रिस उसकी बात नहीं मानता है और उससे इस काम के पैसों को रेडियो टावर में पहुंचाने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। अब क्रिस को ना रोक पाने की वजह से ओवेन गुस्से में आकर हेनरी को गोली मार देता है और उसके सभी टीम मेंबर्स को भी मार देता है। इसके बाद ओवेन अपने आदमियों से कहता है कि इन सभी लाशों को रेडियो टावर में ले जाकर छोड़ दो, जिससे सबको लगे कि क्रिस के भाई को हमने नहीं बल्कि चाइनीज लोगों ने मारा है। वहीं हम देखते हैं कि क्रिस गांव वापस आ गया है। इतने में फ्रैंक क्रिस का पीछा करते हुए उसके गांव आ जाता है और क्रिस से उसके लोगों के बारे में पूछता है। तभी क्रिस बताता है कि यहाँ पर सिर्फ मेरे गांव के लोग हैं और तुम्हारे अगवा हुए लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और फिर अपनी गाड़ी लेकर रेडियो टावर की तरफ निकल जाता है। लेकिन फ्रैंक अभी भी उसका पीछा कर रहा होता है। उसको लगता है कि अब वो जहाँ जा रहा है शायद वहीं पर उसके लोग बंदी हैं। अब टावर में पहुंचकर क्रिस को अपने भाई हेनरी की लाश दिखाई देती है और हेनरी को मरा हुआ देखकर क्रिस बहुत दुखी हो जाता है। वहीं हम फ्रैंक को देखते हैं जो पीछा करता हुआ चुपचाप अंदर आकर देखता है कि एक रिफाइनरी कर्मचारी की लाश वहां पड़ी है, जिसे देखकर वो ये समझता है कि ये सब कुछ क्रिस ने ही किया है। इसके बाद वो यहाँ पर क्रिस को ढूंढने लगता है। तभी अचानक पीछे से क्रिस एक बॉक्स से फ्रैंक पर हमला कर देता है, जिसके बाद दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और ये लड़ाई इनके बीच काफ़ी देर तक चलती है। लेकिन लड़ाई के दौरान अचानक जब फ्रैंक हेनरी की बॉडी के ऊपर मशीन गिरने से बचा लेता है, तो वो क्रिस को लड़ते लड़ते ये समझाने की कोशिश करता है कि जिन्होंने तुम्हारे आदमी को मारा है उसी ने मेरे भाई को भी मारा है। तभी क्रिस के भाई की मौत की खबर सुनकर फ्रैंक शांत हो जाता है, लेकिन उसी समय हेनरी को हथियार सप्लाई करने वाले कुछ फ्रेंच लोग वहाँ अपना पैसा मांगने आ जाते हैं। तभी इन दोनों की हाथापाई में गलती से उनसे एक ग्रेनेड का पिन खिंच जाता है। तभी वो फ्रेंच लोग चुपचाप वहाँ से बाहर चले जाते हैं और उनके वहाँ से जाते ही क्रिस ग्रेनेड का पिन वापस लगा देता है। लेकिन बाहर जाते ही वो लोग उन दोनों पर नॉन स्टॉप गोलियां चलाने लगते हैं और कुछ समय बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही फ्रैंक क्रिस पर बंदूक तानकर उसके आदमी को मारने वाले का नाम पूछता है, लेकिन क्रिस उसे कुछ न बताकर बाहर चला आता है। फिर वो दोनों बाहर आकर देखते हैं कि गोलाबारी में क्रिस की गाड़ी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। फिर वो वहाँ पर रखे हथियार और लाशों को ठिकाने लगाकर और रेडियो टावर में बम लगाकर उसे उड़ा देते हैं।
वहीं दूसरी तरफ ओवेन होस्टेजेस को लेकर अपने आदमियों के साथ रिफाइनरी के कंट्रोल रूम में आ जाता है, लेकिन बिना कोड्स डाले रिफाइनरी के सिस्टम चालू नहीं हो रहे थे, क्योंकि इसके लिए उन्हें वही पेन ड्राइव चाहिए थी जिसमें सारे कोड्स थे। तभी वो प्रोफेसर चैंग से कोड्स और पेन ड्राइव मांगता है, लेकिन चैंग उसे कुछ नहीं बताती। इसलिए ओवेन गुस्से में आकर चैंग के कर्मचारी को गोली मार देता है और फिर चैंग के बेटे पर ही बंदूक तान देता है। तभी डर के मारे प्रोफेसर उसे बताती है कि कोड्स वाली पेन ड्राइव मेरे बैग में है, पर अब वो कहाँ पर है ये मुझे नहीं पता। तभी उसका बेटा ओवेन से कहता है कि तुम मेरी माँ का फ़ोन ट्रैक करो। फिर वो उसके फ़ोन पर कॉल करते हैं और वो कॉल नैन्सी उठाती है, जिससे उन्हें उनकी लोकेशन के बारे में पता चल जाता है कि वो क्रिस के गांव में ही है, जहां क्रिस और फ्रैंक सभी बच्चों के साथ मस्ती करते हुए उनको पोयम सुना रहे थे। तभी फ्रैंक की टीम उसको कॉल करके बताती है कि वो सभी बसों को लेकर सेफ जोन पहुंच गए हैं। तभी मौका पाकर क्रिस फ्रैंक की डायरी उठा लेता है, क्योंकि उसको शक था कि फ्रैंक का चक्कर शायद नैन्सी से है। तो फ्रैंक अपनी डायरी उससे छीनकर उसे बताता है कि वो मेरी बेटी है और फिर अपनी सारी कहानी उसे सुनाने लगता है। तभी अचानक उनको बाहर से कुछ अजीबोगरीब हलचल सुनाई देती है। असल में ओवेन के लोग वहां आ गए थे, लेकिन क्रिस और फ्रैंक ओवेन के लोगों से भिड़ जाते हैं। लेकिन जब गांव वालों के साथ सभी लोग आमने सामने आ जाते हैं तो ओवेन के आदमी क्रिस से कहते हैं कि हम यहाँ सिर्फ बैग लेने आए हैं। तो क्रिस बिना समय गंवाए बैग लाकर उसके सामने फेंक देता है, जिसके बाद वो बैग लेकर चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन इस बात से नैन्सी क्रिस पर भड़क जाती है, तो क्रिस उससे कहता है कि मैं सिर्फ अपने गाँव वालों को सेफ रखना चाहता हूँ। अब अगली सुबह क्रिस के पूछने पर नैन्सी उसे बताती है कि बैग में एक पेन ड्राइव थी, जिसमें रिफाइनरी से तेल को निकालने के लिए कोड्स और पासवर्ड थे, और वो लोग यहाँ ज़मीनों में मौजूद पानी की पाइपलाइन से लाखों गैलन तेल चुराकर बंदरगाह पर ले जाने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ एक जर्मन जहाज़ का कैप्टन ओवेन से कांटेक्ट करके उसे बताता है कि वो लोग उसकी बताई गई लोकेशन पर पहुंच गए हैं। अब क्रिस और फ्रैंक ओवेन को रोकने के लिए रिफाइनरी जाने का प्लान बनाते हैं, और फ्रैंक अपनी बेटी को वहीं गांव में रुकने के लिए कहकर क्रिस के साथ चला जाता है, और वहीं ओवेन के लोग उसको बैग लाकर दे देते हैं। प्रोफेसर पेन ड्राइव को लगाकर उसके कोड्स डालकर रिफाइनरी के सिस्टम को ऑन कर देती है, जिससे बंदरगाह पर खड़े जर्मन जहाज में पानी के पाइपलाइन के रास्ते से तेल भरने लगते हैं। उसी समय क्रिस और फ्रैंक रिफाइनरी के अंदर आ जाते हैं और गुंडों से लड़ते हुए कंट्रोल रूम की तरफ जाने लगते हैं। उनको देखकर ओवेन सिस्टम में लगी पेन ड्राइव को तोड़ देता है, जिससे वो तेल को रोकने की कमांड ना दे पाए, और कुछ लोगों को वहीं छोड़कर वहां से निकल जाता है। अब इसके बाद फ्रैंक और क्रिस गुंडों से लड़ते हुए कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं, और वहां पहुंचकर प्रोफेसर और उसके बेटे को वहां से निकाल लेते हैं। तभी फ्रैंक ओवेन के आदमियों को अकेले ही संभालने की बात कहकर क्रिस को ओवेन के पीछे जाने को कहता है, और क्रिस वैसा ही करता है, लेकिन ओवेन उसके हाथ से निकल जाता है। तभी क्रिस को सामने से उसकी नई वाली कार आते हुए दिखाई देती है, जिसे वो प्यार से सूजी कहता है, और अपनी प्यारी कार को वहां देखकर क्रिस का दिमाग हट जाता है। लेकिन नैन्सी को उस कार में देखकर वो उसको कुछ नहीं कहता और गाड़ी को ओवेन के पीछे ले जाने को कहता है। ओवेन का पीछा करते हुए नैन्सी क्रिस के लाख मना करने पर भी एक ढलान से क्रिस की फेवरेट कार को जंप करा देती है, जिससे वो एक्सीडेंट होकर पलट जाती है। तभी नैन्सी गाड़ी से बाहर निकलकर गाड़ी से कहती है कि सॉरी सूजी। उसके इतना कहते ही क्रिस का गुस्से का मीटर फट जाता है और वो गुस्से में लाल पीला होकर नैन्सी पर चिल्लाने लगता है। वहीं रिफाइनरी में फ्रैंक ओवेन के लोगों को मारने के बाद वो भी ओवेन के पीछे निकल जाता है। तभी वहां पर फ्रैंक जेट इंजन वाला ट्रक लेकर पहुंच जाता है। इसके बाद वो दोनों फ्रैंक के साथ बैठकर ओवेन का पीछा करने लगते हैं, लेकिन ज़्यादा दूरी होने की वजह से क्रिस ट्रक का जेट इंजन ऑन कर देता है, जिस वजह से ट्रक हाई स्पीड में ओवेन के ऑयल ट्रक से जाकर टकरा जाता है, जिससे ओवेन के तीनों तेल से भरे ट्रक्स ब्लास्ट हो जाते हैं और ओवेन की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से उसका ड्राइवर मारा जाता है, लेकिन ओवेन किसी तरह जिंदा बच जाता है। इसके बाद वो फिर से अपनी गाड़ी लेकर भागने लगता है, लेकिन इस ब्लास्ट की वजह से फ्रैंक के ट्रक का फ्यूल टैंक भी लीक हो गया था। फिर क्रिस अपने हाथ में फ्यूल टैंक के पाइप को पकड़ता है और फ्रैंक को इसी तरीके से गाड़ी चलाने को कहता है, और फ्रैंक फिर से जेट इंजन चालू करके ट्रक चलाने लगता है। तभी थोड़ी दूर जाने के बाद ही फ्रैंक को ध्यान आता है कि ब्लास्ट की वजह से उनके ट्रक का ब्रेक फेल हो गया है और आगे एक बड़ी गहरी ढलान है, इसलिए वो जल्दी से एक तार के जरिए नैन्सी की कमर को बांध देता है और क्रिस से कहता है कि 5 से 1 तक की गिनती के साथ ही वो ट्रक से जंप मार दे। लेकिन जेट इंजन की आवाज़ की वजह से क्रिस को कुछ भी सुनाई नहीं देता। वहीं फ्रैंक ट्रक से ओवेन की गाड़ी को धक्का देते हुए ढलान के बिल्कुल किनारे तक पहुंच जाता है,
तभी फ्रैंक और नैन्सी खाई में गिरने से पहले जंप लगा देते हैं, लेकिन क्रिस ट्रक के साथ ही रह जाता है। पर खाई में गिरने से पहले ओवेन की गाड़ी एक पत्थर में अटक जाती है और उसकी गाड़ी के साथ साथ फ्रैंक और नैन्सी भी लटक जाते हैं, क्योंकि नैन्सी की कमर में बंधे हुए तार का दूसरा सिरा ओवेन की गाड़ी में फंसा हुआ था। तभी ओवेन ऊपर से हंसने लगता है और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उस पहाड़ की ढलान टूट जाती है और वो गाड़ी समेत नीचे गिरने लगता है, जिससे फ्रैंक और नैन्सी ढलान के बीच में एक समतल जगह पर गिर जाते हैं। लेकिन ओवेन के गिरने से पहले ही फ्रैंक जल्दी से नैन्सी की कमर से तार को खोल देता है और ओवेन नीचे खाई में गिरकर मर जाता है। ये दोनों बाप बेटी यहाँ पर बच जाते हैं। फिर इनको क्रिस का ख्याल आता है, जो उनको कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तभी नैन्सी की नज़र उसके पापा की जेब में रखी उसकी डायरी पर पड़ती है और वो देखती है कि उसके पापा ने उसकी तस्वीर को फिर से जोड़ दिया है। तभी फ्रैंक उससे कहता है कि तुम दोनों इस तस्वीर के सहारे हमेशा मेरे साथ थे, मैं कभी तुमसे अलग नहीं हुआ। अपने पापा की बातें सुनकर नैन्सी इमोशनल होकर पहली बार फ्रैंक को पापा कहकर पुकारती है और दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग जाते हैं। तभी पहाड़ चढ़ता हुआ क्रिस फ्रैंक के पैर को पकड़ लेता है और दोनों उसको ऊपर खींच लेते हैं। उसके बाद क्रिस बचने की खुशी में नैन्सी को थैंक्स कहते हुए उसका हाथ पकड़कर उससे बात करने लगता है। तभी फ्रैंक उसका हाथ छुड़ाते हुए उससे कहता है कि तुम मेरी बेटी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा ख्याल अपने दिमाग में मत लाना। फिर क्रिस कहता है कि अच्छा ये सब मजाक छोड़ो और पहले ये सोचो कि यहाँ से निकलेंगे कैसे, जिसके बाद सभी मिलकर हेल्प कहते हुए चिल्लाते हैं और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो ये थी हिडन स्ट्राइक फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।